नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आर&टी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इमारत स्कूल में मैथ के पद पर कार्यरत हैं। तो विशाल सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जहां मैं अपनी बातों को अपने छात्रों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम विशाल यादव है और मैं वर्तमान में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में टीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। विशाल सर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मैथ से क्यों? क्या बचपन से ही आपको मैथ से इश्क था या फिर ये रिश्ता वक्त के साथ गहरा हो गया? देखिए, जैसे मैथ सभी को हार्ड लगता है। जब मैं भी पढ़ता था तो क्लास 6 क्लास 7 तक मुझे मैथ बहुत हार्ड लगता था। मैं कभी इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाता था उसमें। और मुझे आज भी याद है, जब मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता था तो तिमाही परीक्षा होती थी। तिमाही परीक्षा में हमारा मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स आया था। पूरे क्लास में सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स थे, मेरा 0 था। हमारे मैथ के सर थे अरुण सर, उन्होंने हमको बहुत बोला, तुम पढ़ते नहीं हो, तुमसे मैथ नहीं हो पाएगा। और उस दिन इतना इंसल्ट फील हुआ मेरे को, मैं रोते रोते घर आया, अपने अम्मा से, अपने माता जी से बोला कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। बहुत इंसल्ट फील हो रहा था हमें। फिर मेरी माता ने हमको सिखाया कि नहीं, अगर सब्जेक्ट से भागोगे तो उसको नहीं पकड़ पाओगे, उसमें लगन के साथ लगो। फिर मैं जुनून आया उस दिन। मेरे बगल में एक छोटे से ट्यूशन जैसा था, वहाँ पे एक सर पढ़ाते थे। मैं उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया। मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो उन्होंने हमसे एक बोला कि तुम्हारे पास गाय है ना, तो हमको 1 गिलास दूध लेके आया करो डेली। और मैं 1 गिलास दूध लेके जाता था और उन्होंने हमको मैथमेटिक्स पढ़ाया। 10 दिनों के बाद उन्होंने हमसे बोला कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बस तुम कभी मेहनत नहीं किए। उसके बाद से मैं खूब लगन के साथ इतना मैथ पढ़ा, मैंने कसम खाया कि लाइफ में मैथ पढ़ेंगे। और त्रैमासिक परीक्षा में मेरा 0 आया था, अर्धवार्षिक आते आते 3 मंथ के बाद ही मेरा 50 आउट ऑफ 50 आया। और उसके बाद एक ऐसा इंटरेस्ट जगा मैथ में कि एक वो समय था और एक आज समय है कि मैं आप पे बैठा हूँ पॉडकास्ट में आपके पास और मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंस्पिरेशन देखिए अंदर से आता है। जो प्रेरणा है, जो बोलते हैं मोटिवेशन वीडियो देखिए, ऐसे मोटिवेशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, जिस दिन आपके अंदर ऐसा जुनून आ गया कि हमें करना है, सीखना है, वो ऑटोमेटिक आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो वो जो 0 मार्क्स मैं क्लास 7 में पाया था मैथ में, वो आज भी मार्कशीट मेरे पास है। कभी कभी मैं देखता हूँ तो याद करता हूँ। उसी 0 मार्क्स से इंस्पायर होकर फिर मैं मैथ पढ़ना स्टार्ट किया और इस जुनून तक पढ़ा, इतना मैथ लगाया कि आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ। तो शुरू से जुनून नहीं था, अचानक समय के साथ धीरे धीरे वो जुनून मेरा बढ़ता चला गया मैथ के लिए। यानी ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है। यानी जिस जिस भी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप बड़े फनी तरीके से और विशाल सर के हेल्प से आप बहुत ही आगे जाने वाले हो। और जो इंटरेस्ट, जो भय बना पड़ा है, उसको हम दूर करेंगे। अभी सर से तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको पूछना, 1 बाय 1 पूछेंगे। अभी अगले प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। विशाल सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि सरकारी टीचर बनने का सफ़र क्या था, कितनी मेहनत लगी और इसमें कितना समय लगा आपको? तो देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं शुरू से ये समझता था कि हमें मैथ पढ़ाना है, मैथ का टीचर बनना है। मैं कभी ऐसा माइंडसेट करके नहीं चला कि हमें सरकारी टीचर ही बनना है। जी, मैं आपको पता होगा और सभी स्टूडेंट जानते होंगे, मैं चुनार में 2013 से पढ़ाना स्टार्ट किया और 2024 लगभग 12 ईयर्स मैंने एज ए कोचिंग ट्यूटर की तरफ बच्चों को पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हमारे बहुत सारे पढ़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं। तो कभी मेरे माइंड में सरकारी टीचर बनने का ऑप्शन नहीं आया। एक बार हमारे जो सर थे जिन्होंने हमको 7 में मैथ सिखाया था, जब उनके पास में मिलने गया तो उन्होंने हमसे कहा कि कोचिंग पढ़ाए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छे बच्चों को तैयार किए। अब यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो गए हैं कि वो अगले बच्चों को भी तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा सोचो, अब थोड़ा ऐसे स्कूलों में जाओ जहाँ पे गरीब घर के बच्चे आते हैं और उनको शिक्षा का माध्यम पूरा नहीं मिल पाता, उनके लिए कुछ अच्छी सेवाएं करो। तब मेरे माइंड में आया कि सर का कहना सही है। और उस समय ही एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे एसटी के बच्चे एडमिशन लेते हैं, आदिवासी समूह के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, वहाँ शिक्षा का माध्यम उतना फैलाव अभी नहीं हुआ है, तो प्रसार वहाँ पे नहीं गया शिक्षा का। तो माननीय हमारे जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत
नवोदय की तरह संचालित करने का फैसला किया और उन्होंने एक फॉर्म निकाला। तो उस फॉर्म में हमने अप्लाई किया, क्योंकि जुनून था, शुरू से था कि हमें गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना है। तो हमें वही ऑप्शन सबसे अच्छा लगा। तो मैं ज़्यादा, जितने मैं 12 ईयर्स पढ़ाया था वही मेरा खुद का मेहनत है। सरकारी टीचर एग्ज़ाम के लिए हमको अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। 12 साल का जो हमारा अनुभव था, बच्चों को पढ़ाया था, वो सारा अनुभव में काम आया। पहली बार में ही हमने परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठा और पहली बार में सिलेक्शन हो गया हमारा। और अब मैं 2 साल लगभग हमारे होने वाले हैं, 14 जून को हमारा 2 साल हो जाएगा। मैं वहाँ के बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ से भी तैयार कर रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा भविष्य में, जैसे हमारे कोचिंग से अच्छे अच्छे IITians नीट में सेलेक्टेड हुए हैं बच्चे, बहुत सारे साइंटिस्ट के पोस्ट पर भी गए हैं, रेलवे में, SSC में, अलग अलग विभागों में हमारे बच्चे हैं। वैसे हम अपने स्कूल से भी अच्छे अच्छे बच्चों को वहाँ सिलेक्शन कराएंगे। और शिक्षा जो है, मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, वो गरीब गरीब बच्चों के घर तक पहुँचाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा विशाल सर, आपसे मेरा 2 प्रश्न इसमें है कि पहली बात तो आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आपको सभी लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं आप लोगों के लिए। और इसमें मेरा पहला प्रश्न, जो आपने बताया कि जो हमारे क्लास 7th में जो मैथ के टीचर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या आपने घर पे ही कोचिंग चलाया या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था? 12-13 साल का एक्सपीरियंस आपको कहाँ का है? जी देखिए, जब मैं ऐसे, जैसे आपको बताया कि बचपन में मैं एक ट्यूशन में जाता था, तो ट्यूशन वाले सर हमको 10th तक तो मैथ पढ़ाएँ। उसके बाद 11th-12th में मैथ पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि अब आप कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो मार्केट में, हमारे चुनार मार्केट में सरस्वती चिराग कोचिंग सेंटर है, जहाँ के डायरेक्टर विजय यादव सर हैं। उनके पास मैं क्लास 11th में मैथ पढ़ने गया। हाँ, उनके पास मैं गया, उन्होंने हमको पहचाना, हमारे अंदर के टैलेंट को देखा, फिर हमें धीरे-धीरे उन्होंने ही प्लेटफ़ॉर्म दिया। उन्होंने हमको खुद के क्लास में कभी-कभी मैथ पढ़ाने के लिए देते थे, कि मैं अपने क्लास के बच्चों को खुद मैथ पढ़ाता था। और कभी-कभी मैं छोटे क्लास में पढ़ाता था, 9th-10th में, 11th में मैं पढ़ता था, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता था। 2011 में मुझे आज भी याद है कि मैं 11th में पढ़ता था और सर हमको दिए थे क्लास 9th के बैच पढ़ाने के लिए। मैंने 9th के बच्चों को पढ़ाया था वहाँ पे। तो 2011 में, जब मैं 11 में था, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो धीरे-धीरे हमें सरस्वती चिराग कोचिंग सेंटर में ही वो प्लेटफ़ॉर्म मिला। मैं वहाँ से 11th किया, 12th किया। करने के बाद मैं डिप्लोमा मिर्ज़ापुर से करता था और डेली कोचिंग में पढ़ा के ट्रेन से मिर्ज़ापुर जाता था, फिर मिर्ज़ापुर से ट्रेन से वापस आके फिर कोचिंग पढ़ाता था। ये रूटीन धीरे-धीरे चलता गया और मैं उस कोचिंग पीरियड में अपना धीरे-धीरे करियर को आगे बढ़ाते चला गया। और फिर छोटे क्लास से स्टार्ट करके फिर हम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी के बच्चों को धीरे-धीरे पढ़ाते गए। तो मैं विजय सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ मैं अपने 12 साल के अनुभव को तैयार कर पाया और ऐसे-ऐसे बच्चों को रेडी किया कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो मैथ के दम पे ही बहुत आगे तक जाएँगे और अच्छा-अच्छा काम करेंगे। यानी आपका कहना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है और जिसके बल पे आपने सफलता को हासिल किया है, तो उसका श्रेय आप सरस्वती चिराग कोचिंग को देना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल। वही प्लेटफ़ॉर्म हमें आगे बढ़ाया है, इसलिए उस प्लेटफ़ॉर्म को हम कभी नहीं भूल सकते और वहाँ के लिए हमारी सेवाएँ हमेशा जीवन भर चलती रहेंगी। जी, बिल्कुल सर। विशाल सर, डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूट्यूब और ऐप्स की बाढ़ आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए मैथ्स आसान हो गया है या फिर बच्चे और कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे लिए डिजिटल संसाधन हैं, वो हमारे उपयोग के लिए हैं। ठीक है, अगर आप उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मैं मैथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो यूट्यूब से पढ़ाई उस बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करता है, हारले में 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे उसको आ जाता है, वो बच्चा अगर यूट्यूब से पढ़ता है तो उसके लिए बहुत सफलताएँ हैं उसमें। लेकिन बहुत सारे हमारे पास वीक बच्चे हैं, मैं उनको वीक तो नहीं कहूँगा, ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कम करते हैं। उनको प्रैक्टिस के साथ-साथ टीचर का एक होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस होना है। बहुत गाइडेंस ज़रूरी है कि हमारा मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है, हमें वो बता सकें। अब यूट्यूब पे अगर वो बच्चा पढ़ता है तो बताइए उसके छोटे-छोटे मिस्टेक्स कौन देखेगा? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है, वो किसके पास लेके जाएगा? उस तो प्लेटफ़ॉर्म जो है डिजिटल वाला और ऐप्स का जो प्रयोग है, वो उन बच्चों के लिए है जो माइनर मिस्टेक्स नहीं करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो चीज़ों को समझ चुके हैं, उनको माइनर मिस्टेक नहीं दिखते। तो
मैं तो यही कहूँगा कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो तो यूट्यूब से भी पढ़ें, सभी जगह से पढ़ें, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट को ही लेकर भी परेशान है, उसमें ही बहुत सारा मिस्टेक कर रहे हैं, तो पहले उनको किसी एक टीचर का गाइडेंस चाहिए। तो किसी टीचर के साथ बैठिए, उनके साथ लगिए, देखिए कि हमारा मिस्टेक्स कहाँ है, पहले कैलकुलेशन एरर को अपने दूर करिए और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनाइए। जब इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाएगी आपके पास कि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है, फिर आप यूट्यूब का प्रयोग करिए, तो आपको मैथमेटिक्स में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे आप यूट्यूब पे वीडियो तो देखेंगे, सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन आपके जो मिस्टेक्स होंगे वो लगातार बने रहेंगे ऐसे ही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे यूट्यूब से जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको अगेंस्ट नहीं है। बट आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए, उनके लिए, उन बच्चों के लिए एक टीचर का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सर, ये मेरा जो अगला प्रश्न है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे या फिर टीचिंग की। उन बच्चों की मैथ्स में स्पीड बहुत कम होती है, जिससे वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बताऊं, उसके लिए पहले आपको पूरी मैथमेटिक्स पे कमांड होना चाहिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं हमारे एसएससी रेलवे के, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 9, 10, 11, 12 के सिलेबस से बहुत डिफरेंट होते हैं। जो साइंस में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। अब बच्चे क्या है, 12th के बाद उस मैथमेटिक्स को टच करते हैं, तो थोड़ा स्पीड लेने से पहले उनको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप अपना टारगेट सेट करिए, क्लास 9 से ही टारगेट सेट करके रखिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। हमें एसएससी में जाना है, हमें रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, या तो कोई भी अदर वनडे एग्जाम है, आपको किस पोस्ट पे जाना आप चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है उसमें रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसका प्रैक्टिस आप क्लास 9 से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। तो 12th के बाद जब आप पास हो जाएंगे 12th में, तो उसके बाद वो चीज़ें आपके कमांड में रहेंगी धीरे धीरे। फिर बस आपको अपने स्पीड पे काम करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जो आपका निरंतरता है, जो आपका कंटिन्यूटी डेली होनी चाहिए। आज लगाया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप डेली एक टाइम मैनेजमेंट करिए, उसके साथ क्वेश्चन को पुटअप करिए, सॉल्व करिए धीरे 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 धीरे, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, टाइमिंग के साथ कि 1 मिनट में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर उस पर अपने मिस्टेक्स देखिए। और ऐसे एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा कि पूरे स्टेप्स में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। वनडे एग्जाम के जो क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड एग्जाम जो हमारा होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसमें स्टेप मार्किंग भी होता है, तो आपको सारे स्टेप लिखने आने चाहिए। तो पहले तो आप मैथमेटिक्स सीख लीजिए, उसमें के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्या सिलेबस में है उसको देखिए, किस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जब सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपने स्पीड पे काम करिए और टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो आप क्या करिए, जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो उसमें आप इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए कि हमें बहुत सारे स्टेप्स में आंसर नहीं लिखने हैं। छोटे छोटे जो कैलकुलेशन वाले स्टेप है उसको हमको निगलेक्ट करना है, हटाना है। शॉर्टकट मेथड यूज करना है, और उसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूला भी हैं, वो भी कुछ अगर आप याद कर लेते हैं। क्यूब और स्क्वायर जो है, जैसे हम टेबल याद करते हैं वैसे हमको क्यूब और स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। तो अगर क्यूब स्क्वायर भी आपको याद है नंबर्स के, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में ही स्पीड जाता है। कैलकुलेशन जितना फास्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्पीड आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करें और बहुत ही कम स्टेप में आंसर देने की कोशिश करें। और इसके लिए आप बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, उसमें कैलकुलेशन वाले पजल्स हैं, गेम्स हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप गेम्स खेलिए, कैलकुलेशन वाले मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए, मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपके घर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यह वीडियो उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो मेरा अगला प्रश्न है, ये जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो प्रश्न ये है कि बोर्ड एग्जाम और सरकारी नौकरी के एग्जाम में जो मैथ का प्रिपरेशन होता है या तैयारी होता है, उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, बोर्ड एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी आप देते हैं तो उनके जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, बोर्ड एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है,
ठीक है, उसमें आपको रिटन में सारे स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने पड़ेंगे, स्टेप मार्किंग एग्जाम होता है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो दोनों का पैटर्न अलग है बहुत। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि मैं सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लिया उससे एमसीक्यू रेडी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक से निकाल के बनाए जाते हैं। किसी थ्योरम से कोई लाइन कट करके बना देते हैं, फार्मूला बेस होता है, बहुत सारे तो टिप्स और ट्रिक पर भी होते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू तो ऐसे हैं कि मैं बताऊं आपको, ऑप्शन से आंसर आ जाता है, तो उसमें हमारा समय बच जाता है। तो आपको थोड़ा सा वो मेथड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप टिप्स और ट्रिक्स सीख लेते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू उसके ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, लेकिन टाइमिंग हमारे पास बहुत कम होता है, क्योंकि उसके साथ अदर सब्जेक्ट भी हमको करने हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, हिंदी भी बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो हमें सभी को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। तो लेकिन अगर आप कुछ टिप्स ट्रिक्स सीख लेते हैं, एमसीक्यू को कैसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो वो आपका समय बचा देगा और वो समय आप दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के जो मैथमेटिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो उसके प्रैक्टिस से आप गवर्नमेंट एग्जाम के जो मैथमेटिक्स हैं एमसीक्यू टाइप के हैं उसको आप सोचते हैं कि मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके मॉडल्स पेपर लगाइए और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जिसमें टिप्स और ट्रिक्स भी लग सकते हैं, तो आप आराम से मैथ कर ले जाएंगे। यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बच्चे तैयारी करते हैं मैथ्स की, तो सबसे बड़ा अंतर यही है, और इसी तरीके से करते हैं तो हमें लगता है कि वो अपने जीवन में सफल ज़रूर होंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न हमें लगता है सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है बड़ा यूनिक चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, ये सबके अंदर होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैथ का वो कौन सा टॉपिक है जो आपको खुद भी पसंद नहीं था? देखिए, हमारे लिए मैथमेटिक्स में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था, क्लास 12th और 11th में मिलेगा आपको, रिलेशन एंड फंक्शन। वो वाले रिलेशन पे मत जाइए, वो बहुत डेंजर रिलेशनशिप है। वो डिजिट्स का, फंक्शंस का जो फलन है उनका संबंध है, वो बहुत सारा मैपिंग है उसके अंदर। तो 11th और 12th में जो रिलेशन फंक्शन है, आप बहुत सारे स्टूडेंट से बात करिएगा, उनको भी वो चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है। तो जब मैं भी वहाँ पढ़ता था, क्लास 12 में जब मैं पढ़ता था, तो वो चैप्टर हमें बहुत बोरिंग लगता था, उसको मैं स्किप करना चाहता था हमेशा, लेकिन कर नहीं सकते थे, एग्जाम में उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स से आते थे। तो मैंने क्या किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बस मेहनत किया, उसको जस्ट मार्क पाने के लिए, मार्क्स आ जाए उसमें, किसी तरह सॉल्व कर लें, आगे बढ़ जाएं, वो हमें कभी पसंद नहीं था। लेकिन फिर मैं कोशिश करता था, अपने कोचिंग में जब भी पढ़ाता था बच्चों को, तो हालांकि मैं अपने स्कूल में टीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर हूँ, इसलिए वहाँ पे हमें 6 to 10th मिलता है पढ़ाने के लिए, तो वहाँ 11th 12th नहीं। लेकिन जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था 11th 12th में, तो वहाँ पे रिलेशन फंक्शन में बच्चों को मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करता था कि उनका बोर्ड एग्जाम निकल जाए। और बाकी मैं उनसे बोलता था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब का आप उपयोग कर लीजिए, आपके स्कूल्स में टीचर हैं उनका उपयोग कर लीजिए। तो एक ही चैप्टर हमको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था, रिलेशन एंड फंक्शन, बाकी सब इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर मेरा एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन है, यदि आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 7 तक हमें मैथ नहीं आता था, तो उस समय तो मेरे माइंड में क्या था जानते हैं आप? जैसे आपको मैंने अपना नाम बताया, विशाल यादव, और यादव नाम सुन के सभी लोगों को लगता है इनके घर तो गाय होगा ही, दूध का व्यापार भी होगा। तो मैं जब छोटे क्लास में था, क्लास 5-6 से, तो मेरे घर भी गाय था, तो हमको दूध निकालने आता था, दूध भी निकालते थे, बेचते भी थे। तो मेरे मन में भी यही चलता था, यार छोड़ो, पढ़ाई नहीं होता है, मैथमेटिक्स तो समझ में ही नहीं आता है, और दूसरे सब्जेक्ट भी इतने अच्छे से नहीं आते हैं, कोई नहीं, गाय है, हम तो अपना गाय रखेंगे, दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, उसी से व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। जो मैथमेटिक्स के में इंटरेस्ट आया मेरा, जैसे मैंने आपको बताया क्लास 7 में जब मेरा मैथ में 0 आया, पता नहीं उस दिन जो हमारे अरुण सर थे, उनकी देख दो बातें हमको यहाँ हट की, इतनी हट की, हमें लगा नहीं यार हम भी करेंगे। और हमारी माता जी ने हमको सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट से और भगवान के आशीर्वाद से मैंने स्टार्ट किया कि पढ़ेंगे मैथ। जब मैथ में इंटरेस्ट आया तो फिर वो समय था और एक आज का समय है। लेकिन उस समय तक जब मैं मैथमेटिक्स में 0 था और कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेता था, मेरे भी माइंड में यही था, चलो क्या है, घर का व्यापार है, गाय रखेंगे, दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे और यही करेंगे।
तो बोले ना, समय के साथ जो आपकी मेहनत होती है वो रंग लाती है, और धीरे धीरे आपको लाइन समझ में आता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हमें जब मैथमेटिक्स में जब सीखने लगा, तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे पास आते थे, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, तो उनको ही सबसे पहला स्टूडेंट हमारे सब फ्रेंड ही हैं, मैं अपने फ्रेंड लोग को ही मैथ पढ़ाता था। तो धीरे धीरे वो टीचिंग स्किल अपने अंदर आता चला गया। और फिर सरस्वती चिराग कोचिंग में जब मैं 11th 12th में पढ़ने गया, तो वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो टीचिंग स्किल ऑटोमेटिक आना लगा अंदर, और इंटरेस्ट आ गया टीचिंग में, और टीचिंग अच्छा लगने लगा। यानी अगर 7th क्लास का माइंडसेट अगर यही होता तो विशाल सर आज एक मिल्कमैन होते। दूसरी चीज, अगर अरुण सर की बात इनको दिल पे नहीं लगता तो ये आज टीचर नहीं होते। मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक लाइन में आपको जवाब देना पड़ेगा, मैथ्स बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग? अब देखिए, मैथ के कोई क्वेश्चन तो एक लाइन में ही सॉल्व नहीं होते हैं, तो मैं एक लाइन में तो नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन नहीं तो आपका पॉडकास्ट है ना, आप बताइए। देखिए, मैं बताया ना जैसा आपको कि मैथ्स अगर जिसको समझ में आने लगा, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैथ्स से जो भागेगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, सोचेगा हम इसमें मेहनत नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, तो उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। जैसे मैथ पढ़ता था तो मैं बोला ना कि हमें बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि मैं उसमें करना नहीं चाहता था, उसके साथ लगना नहीं चाहता था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स के साथ जुड़िए, आप माइंडसेट को सेट करिए, उसके साथ जब समय देंगे आप, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स नहीं, A to Z कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी बोलते हैं सोशल साइंस बहुत बोरिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जब पढ़ते थे तो सब बोलते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात दिन याद करो सुबह सफा। तो ऐसा माइंडसेट लोगों ने बना लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सफा वफा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करिए और सब्जेक्ट के साथ लगिए, तो अगर आप समय देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। मैथमेटिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी समय देंगे तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा। विशाल सर, मेरा जो यह प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो होनहार तो हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में कह सकते हैं उनका इंटरेस्ट है पढ़ने का, बट उन्हें बच्चे जिनको वो संसाधन मिल ही नहीं पाता, ना तो कोचिंग जा पाते हैं, ना कोचिंग का फीस, जब जाहिर सी बात है उनको उस बड़े संसाधन नहीं रहेंगे तो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे होनहार बच्चों के लिए जिन्हें कोई संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो स्कूली व्यवस्था है हमारे यूपी में, बोल सकते हैं अदर स्टेट में भी, उसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक तो गवर्नमेंट सब कुछ देता है, सब कुछ पढ़ा देता है। बच्चे वहाँ जाते भी हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो माता पिता वो 1 से 5 तक तो पढ़ा देते हैं। 5 के बाद बहुत सारे स्कूल ऐसे नहीं है जहाँ पे आगे की शिक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाएं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि आप, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, बच्चों को पता नहीं होते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लास 6 से फिर आगे तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जैसे नवोदय स्कूल हो गया, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। सेम पैटर्न हमारे स्कूल में भी है, क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जो एसटी के बच्चे हैं, नवोदय में सभी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, हमारे इमारत स्कूल में ओनली एसटी के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। केबीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय है, हमारा बीएचयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बीएचयू में भी सीएचएस का फॉर्म आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको बच्चा अगर टैलेंटेड है, क्वालिफाई कर देगा, तो वहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्टल, रहना, खाना पीना, ड्रेस, सब कुछ मिलता है। तो ऐसे स्कूलों में अगर बच्चा एडमिशन लेता है, तो वहाँ बहुत ही अच्छे लेवल का स्टडी मटेरियल उसको मिलता है, टीचर भी अच्छे होते हैं, तो उसको वो गाइडेंस देंगे जिससे वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। और अगर बच्चा घर पे भी रह के पढ़ता है, तो उसको पैसे का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम भी होते हैं, जैसे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप हो गया, ओलंपियाड एग्जाम हो गया, एनटीएससी एग्जाम हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसके थ्रू अगर बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसको स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो उसका भी उसके पास व्यवधान है, वो भी आप उसके थ्रू भी बच्चा आगे जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो सर से हमारा नंबर मिल जाएगा आपको पॉडकास्ट के बाद, उसमें आप हमसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जो अपने थ्रू भी बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम करा के बच्चों को फ्री एडमिशन देते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बहुत
हेल्प करूँगा जहाँ तक हमसे हो पाएगा। और बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर है वही जो सर देंगे, उस पर भी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे डाउट्स हो तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। हमारे पास भी ऑनलाइन वहाँ सुविधा, मैंने प्लेटफॉर्म बना के रखा है। जब मैं गया था स्कूल तो अपने कोचिंग के बच्चों को 1 ईयर तो थोड़ा पढ़ाया। अभी कोचिंग में इतनी व्यस्तता है कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो मेरे पास भी संसाधन है, अगर आपको बहुत ज़रूरत है, नीड है उस चीज़ की, तो मैं आपके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। आपको उस टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकता हूँ। यानी सर का कहना है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वाकई में इंटरेस्ट रखता है बट उसे उस तरह का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, यानी उसकी सफलता का रुकावट अगर बनता है, तो जो स्क्रीन पे मैं विशाल सर का व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप इनसे जाके डिस्कस कर लीजिए। ये आपको फ्री सेवा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, चाहे जैसे पढ़ाएंगे, ये अपनी तरफ से पूरा आपके लिए मतलब सेवा में समर्पित रहेंगे एक आपके चीज़ लिए। मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो जिनके घर पे माहौल नहीं मिलता था पढ़ने का। तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के टाइम मैं अपने घर पे रख के पढ़ाता था। नाइट में वो 7 o'clock पे घर से खाना वाना खा के बुक लेके हमारे पास आ जाते थे। अब बाहर कमरे में मैं उनको बैठाता था, 2 चेयर, एक टेबल डाल देता था, एक बेड डाल देता था। बेड अपने लिए, उनके लिए नहीं। उनका टारगेट था पढ़ना है। रात को मैं 1 बजे तक 2 बजे तक उनको वहाँ पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद मैं सो जाता था और वो रात भर पढ़ते थे। वो क्योंकि उनको दिन अपने घर पे माहौल नहीं मिलता था। सिचुएशन बहुत सारी होती हैं सबके घर पे, तो कंडीशंस अलग अलग थे। तो वो दिन में अपने घर सोते थे और रात को मेरे घर आके मेरे साथ बैठ के पूरा मेहनत करते थे। तो मेरे तरफ से आप जो भी होगा मैं आपके लिए करूँगा। आप आगे बढ़िए और जहाँ भी कोई तकलीफ होता है, आपको डाउट होता है, कुछ हमसे मदद हो पाए तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और सर वाकई में ऐसे टीचर बहुत कहते हैं मतलब होते हैं बट बहुत ही कम, रेयर केस में पाए जाते हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। बड़ा ही सराहनीय काम है और बहुत ही कम टीचर ऐसा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा और बात, जैसे मैं कोचिंग में बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम देता था, वैसे मैं उधर स्कूल में भी गया हूँ ना, तो मैं उधर भी वही करता हूँ। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। संडे को एक्स्ट्रा क्लास डालता हूँ और कोई फेस्टिवल पे अगर स्कूल ऑफ है तो वहाँ भी एक्स्ट्रा क्लास डालता हूँ। नाइट में बच्चों को डाइनिंग हॉल में बैठा कर उनके साथ टाइम देता हूँ। देखिए, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसको लगता है कि नहीं हमें सीखना है, वो हमारे पास आता है तो मैं भी उसको पूरा टाइम देता हूँ। तो वहाँ पर भी मैं संडे में भी पढ़ाता हूँ। एक्स्ट्रा कोई वेकेशन हो गया, छुट्टी है, फिर भी मैं उस दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ। नाइट में भी बैठा के मैं डाइनिंग हॉल में बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ। और आज जो बच्चा कैलकुलेशन में बहुत वीक था, आज इस लेवल तक है कि कम से कम पासिंग मार्क्स तक तो वो पास हो ही जाएगा। इसी में सर मेरा एक प्रश्न आपसे होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत से लोगों को, हमारे ऑडियंस को ये लगेगा कि जो आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्या उसका आप एक्स्ट्रा पे मतलब चार्जेस करते हैं या कोई ट्यूशन फीस लेते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। उसको चाहता हूँ कि वो बच्चा आगे बढ़े। आज तक मैंने किसके लिए भी इससे कभी कोई पैसे नहीं लिया। अब आप देखो, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हमको सैलरी दे रही है मेरे वर्क का। अब वो बच्चे से तो मैं पैसे लूँगा नहीं, लेकिन मैं उनको फिर भी टाइम देता हूँ। संडे भी बैठाता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। मैं संडे को कम से कम 7-8 आवर पढ़ाता हूँ उनको। वेकेशन में लीव है उस पे भी मैं पढ़ाता हूँ। अगर कोई छुट्टी है स्कूल की, कोई त्यौहार है, स्कूल की छुट्टी है, मैं उस दिन पढ़ाता हूँ, नाइट में पढ़ाता हूँ। तो उसके लिए मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चा का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं उसको पूरा समय दूंगा। बच्चा जब खुद सक्सेस हो जाता है तो वो खुद हमसे आगे मिलता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, सुकून आता है कि जिसके ऊपर मैंने समय दिया वो बच्चा सेलेक्टेड हुआ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे घर पर रह के पढ़े हैं और आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, बढ़िया बढ़िया जगह पर हैं। तो वो फ़ोन करते हैं, हमेशा बात करते हैं। 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं, वो ट्रेनिंग में थे, उनको मोबाइल देता था तो पहले हमसे बात करते थे, सर कैसे हो, सर क्या हाल है सर। तो वो रिस्पेक्ट बस मिलता है, उससे हमें सुकून मिल जाता है कि बच्चा लाइफ टाइम याद करेगा कि सर ने हमें पढ़ाया और आज हम यहाँ तक है। तो देखिए, टीचर जो है वो रिस्पेक्ट का भूखा होता है। पैसे तो हमें गवर्नमेंट दे ही रही है, लेकिन अगर मैं बच्चों के लिए कुछ करूँगा तो बच्चा लाइफ टाइम हमको याद रखेगा, रिस्पेक्ट देगा। तो रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाता है। यानी सर की जो खुशी है वो बच्चों की सफलता में ही है। यदि आप सफल होंगे, इसका मतलब ये है कि सर सफल हो रहे हैं। विशाल सर, ये जो मेरा प्रश्न है ना, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये किसी बच्चे ने हमसे बोला है कि सर का नाम आज सर पॉडकास्ट में रिवील हो जाना चाहिए कि जब विशाल सर पढ़ते थे तो उन्हें बच्चे किस नाम से बुलाते थे। देखिए,
टीचर कोई भी हो, बच्चे उसका नाम एक अलग से क्रिएटिव माइंड के साथ रखते हैं, शॉर्टकट मेथड से, कि वो बात करे और सर के बारे में सर को पता भी ना चले। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा हमें बच्चे बोलते थे एक नाम से, और वो आज भी फेमस है हमारा, जहाजी। अच्छा, जहाजी नाम क्यों पड़ा, कि जहाजी ही क्यों? जहाजी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं कोचिंग जाता था पढ़ाने तो मैं साइकिल से जाता था, ठीक है। तो साइकिल में बहुत रफ्तार से जाता था चला के, क्यों? क्योंकि हमको कोचिंग जाना था, कोचिंग पढ़ा के जस्ट स्टेशन जाते थे, रेलवे स्टेशन। मैं स्कूल ड्रेस में, कॉलेज के ड्रेस में जाता था, पहले तुरंत पढ़ाता था, पढ़ा के तुरंत भागता था रेलवे स्टेशन, वहाँ साइकिल लगा कर फिर ट्रेन से फिर कॉलेज को जाता था, कॉलेज में अपना क्लास लेता था, लेके फिर वापस ट्रेन से आके फिर स्टेशन से साइकिल लेके फिर कोचिंग आना पड़ता था। तो ये सब में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, इसकी वजह से मेरे को बहुत तेज़ साइकिल चलाना पड़ता था। तो साइकिल में बहुत तेज़ चलाता था। और दूसरे बात, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता था, जैसे एक्स्ट्रा टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व कराता था, संडे हो गया किसी दिन, तो मैं अगर सुबह से स्टार्ट किया तो 7 आवर 8 आवर कंटिन्यू लेके बच्चों को बिना बोरिंग के, बच्चे मेरे क्लास में कितना भी पढ़ा दो 6 आवर 7 आवर कभी बोर ही नहीं होते थे। सर और पढ़ाइए, सर और, सर 1 घंटा और सर। तो जब मैं पढ़ाता था तो वो लय बन जाता है, तो धीरे धीरे वो स्पीड भी आने लगता था, पढ़ाने का स्पीड बढ़ जाता था हाथों से। जहाँ 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लग रहे हैं, नेक्स्ट 1 घंटे में 30 क्वेश्चन लग जाते थे। तो इसीलिए बच्चे हमसे बोलते थे, सर आप तो जहाज की स्पीड से पढ़ाते हो और जहाज की स्पीड से साइकिल चलाते हो, इसलिए उन्होंने हमारा नाम जहाजी रख दिया। तो हमारा सबसे फेमस नाम उन्होंने यही रखा कि जहाजी। और आज भी हमको सब बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं, जहाजी सर आ गए, जहाजी सर आ गए। तो बच्चों के द्वारा हमें यही नाम दिया गया, जहाजी सर। तो देखिए, हमें लगता है कमेंट बॉक्स जो है वो जहाजी नाम से भर जाने वाला है। हमारे बर्थडे पे वो सब एक बार जहाजी वाला केक भी कट कराए थे हमसे, उस पे उन्होंने जहाज बना के लाया था, उस पे जहाजी लिखवाया था, हैप्पी बर्थडे जहाजी। तो बच्चों ने हमारा वही नाम फेमस कर दिया, जहाजी। यानी बड़े प्यार से आपके बच्चे आपको जहाजी नाम, जहाजी टीचर के नाम से बुलाते हैं, अच्छी बात है। सर, मेरा आपके लिए आखिरी प्रश्न तो हो ही नहीं सकता है, आपके साथ जो पॉडकास्ट था बड़ा मज़ेदार रहा, बट फिर भी हमें आखिरी प्रश्न आपसे पूछना ही पड़ेगा। तो सर, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉडकास्ट वीडियो में आपके साथ बहुत मज़ा आया हमें। हमने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो शेयर करने बाकी हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे छुट्टियों में, तो मई मंथ में फिर से एक पॉडकास्ट लेके आएंगे बच्चों के लिए, उसमें कुछ नया बताएंगे आपको। उसमें एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं सर से कि सेकेंड पॉडकास्ट जो इनका शूट होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को नोट करूंगा और सर से नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा। हाँ, तो इस पॉडकास्ट में जितना भी मैंने बताया, उसमें बस एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, आपकी असफलता यह सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो आप असफल बार बार क्यों होते हैं? क्योंकि जहाँ पे आप असफल होते हैं, आप शुरुआत वहीं से करते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ की, उस गलतियों को देखिए, सीखिए, उसको सुधार करिए, किस नए तरीके से उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आप असफल नहीं होंगे। आप असफल होते हैं, फिर उसी गलतियों को दोहराते हैं, फिर असफल होते हैं। तो आप मैथमेटिक्स को सीखने के लिए प्रॉपर समय दीजिए, जहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको देखिए, जांचिए, उसमें सुधार करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जहाँ तक हो सके आप मैथमेटिक्स में प्रॉपर समय दीजिए। और सर, होली का सीजन है, तो बच्चों को विश नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होली का पावन पर्व है, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, रंगों का प्रयोग उचित तरीके से कीजिए। और बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं, अभी सीबीएसई का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी है 9 मार्च को। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़िए, होली मत मनाइए। देखिए, हर सब्जेक्ट पे ध्यान। हाँ, हर सब्जेक्ट, हर फील्ड में ध्यान दीजिए। होली भी आता है साल भर में एक बार, आपकी बोर्ड परीक्षाएं, तो ठीक है, होली अगली बार भी आएगा, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं बार बार नहीं आती। लेकिन आप होली सेलिब्रेट करिए एक लिमिट टाइम में। आप होली को भी एंजॉय करिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल से मिलिए, और बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करिए। और मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, अभी 5 मार्च तक यहाँ रहूँगा। तो आप जो सीबीएसई के स्टूडेंट है 12th के, जो कनेक्टेड है हमसे, वो हमसे कोई भी डाउट हो शेयर कर सकते हैं। 9 मार्च को आप बढ़िया पेपर दीजिए, सीबीएसई का मैथमेटिक्स का एग्जाम है क्लास 12 का। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी सर, आपके साथ पॉडकास्ट शूट करने में सर बहुत मज़ा आया। आपने सबसे बड़ी बात इमारत स्कूल से आकर आपने यहाँ बाकायदे चुनार में आपने अपना पॉडकास्ट शूट कराया सर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, धन्यवाद।